दिल्ली में लगातार चल रहे सियासी ड्रामे में उस वक्त एक नया चैप्टर जुड़ गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाकर सीबीआई को शिकायत दी और जांच की मांग की। उससे पहले दिल्ली की सत्ता में काबिज पार्टी ने सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के पुतले जलाए। इन सब के बीच बीजेपी के गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के बीच सड़क पर नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई। दरअसल आज तक के शो हल्ला बोल में गौरव भाटिया ने 500 स्कूलों के दावे को लेकर सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी थी। 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत विपक्ष एकजुट होकर लड़ सकता है। पवार के बयान के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धर्म के नाम पर उकसाने का काम हो रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का 27 अगस्त को इटली में निधन हो गया। 97 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि उनका अंतिम संस्कार 30 अगस्त को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की नानी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। सोनिया गांधी इस वक्त विदेश में हैं। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी गए। झारखंड के सत्ताधारी विधायकों ने छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में डेरा डाल रखा है। आज झारखंड के 5 और मंत्री रायपुर पहुंचे हैं। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन के रायपुर जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट के पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी हमलावर है और फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। इस बीच दुमका में अंकिता की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दुमका पहुंचा, जिसमें मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी के नेताओं ने अंकिता के घर वालों से मुलाकात की। सोनाली फोगाट की मौत की जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस पर तफ्तीश की। वहां काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने फार्म हाउस से गायब लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गोवा पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुधीर सांगवान फार्म हाउस को लीज पर देना चाहता था। उधर गोवा पुलिस गुरुग्राम भी जा सकती है, जहाँ सोनाली फोगाट के फ्लैट्स हैं। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बार फिर छात्रों पर लाठियां बरसाई। इस बार पुलिस वालों के सामने बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे, जो भर्ती परीक्षा में बदलाव का विरोध कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस को घेरने का मन बनाया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले बीटेड सीटेड के परीक्षार्थियों पर एडीएम के लाठी भांजने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अभी तक एडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है और जैकलीन को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने जैकलीन को भी आरोपी बनाया है। जैकलीन के विदेश जाने की इजाजत दिए जाने की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब कोर्ट में पेशी के बाद उनकी इस अर्जी पर विचार किया जाएगा। वहीं 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी एक्ट्रेस से पूछताछ करेगी। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो रही है। सरकार ने 2022-23 की जून तिमाही में जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए हैं वो 13.5 पर है। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% थी। इस महीने कृषि विकास दर 4.5% रही। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति संबंधी बैठक में कहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 16.2% रहने की संभावना है। यूपी के पूर्वी इलाके में सैलाब का सितम है। वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर समेत कई जिलों में सैलाब लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान पर बन आई है, इसीलिए सरकार खुद ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। सीएम योगी ने पहले गाजीपुर और फिर वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि संकट के इस समय सरकार आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। देश भर में गणेश पंडालों में गणपति की पूजा की गई और लोगों ने बप्पा को अपने घरों में विराजमान किया। मुंबई के पंडालों में लोगों की भीड़ दिखी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने घरों पर गणपति की पूजा की। पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर से लेकर नागपुर के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। हमारे देश में जब भी गौ हत्या के मुद्दे पर बात होती है तो इस पर जबरदस्त हंगामा होता है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और सरकारों द्वारा भी इस पर बहुत चिंता जताई जाती है। आज हम आपको एक ऐसा मुद्दा बताने वाले हैं, ऐसी खबर बताने वाले हैं जो
ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी खबर है। असल में हमारे देश में भी दो भारत हैं, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। इंडिया शहरों में बसता है और भारत गांव में बसता है, और ये गांवों की सबसे बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में एक वायरस की वजह से हमारे देश में कम से कम 50,000 गायों की मौत हो चुकी है और लाखों गायें इस समय बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह खबर भारत के गांवों की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन दुख की बात यह है कि शहरों के मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही, जबकि हकीकत यह है कि जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों पर अपना कहर बरपाया था, ठीक उसी तरह से यह वायरस भी गायों समेत दूसरे पशुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से यह पशुओं में फैलने वाला कोविड जैसी एक महामारी है, जिसकी वजह से लाखों गाय इस समय आइसोलेशन में हैं और भारत का डेयरी उद्योग और हमारे किसान बुरी स्थिति में हैं। हमें लगता है कि जिस वायरस से हजारों गायें मर चुकी हैं और 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जिससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उससे बड़ी खबर आज की तारीख में असली भारत के लिए हो नहीं सकती, और असली भारत गांव में बसता है। इसलिए आज हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं ताकि देश का ध्यान इस वायरस की तरफ आ सके और आप सब इसके बारे में जान सकें। इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस कहते हैं, और ये कैप्री पॉक्स नाम के एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। कैप्री पॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता है जिससे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, और अब तक गाय और भैंस जैसे मवेशियों में ही इस बीमारी के मामले मिले हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की अफवाहें भी हैं कि इस बीमारी से इंसान भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार के मुताबिक अब तक इंसानों में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है, लेकिन गायों और भैंसों में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, और इस वायरस में गाय के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं और धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होती चली जाती हैं, और फिर इन गांठों में एक घाव बन जाता है, जिससे कई गायों के इलाज के दौरान ही गायों की मौत हो जाती है। अब तक देश भर में इससे लगभग 50,000 गाय और दूसरे पशु मर चुके हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं। अकेले राजस्थान में 27 अगस्त तक लगभग 25,000 गायों की मौत इस वायरस से हो चुकी है, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने इस वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह वायरस राजस्थान में कितना गंभीर है। राजस्थान के बाद पंजाब में इस वायरस से सबसे ज्यादा 10,000 गायें मरी हैं। गुजरात में 3,800, हरियाणा में 833, हिमाचल प्रदेश में 513, उत्तराखंड में 92, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 8 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 29 गायों की मृत्यु इस वायरस से हुई है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुजरात में हर दिन 30 से 40 गायों की मौत इसकी वजह से हो रही है, और उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में भी यह संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि भैंस और दूसरे मवेशियों की तुलना में गाय इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि गायों की जो इम्यूनिटी होती है वो इनसे कमजोर होती है। यह संक्रमण मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले दूसरे कीड़ों की वजह से फैलता है। असल में जब मच्छर और मक्खी किसी संक्रमित गाय पर बैठते हैं तो यही इस बीमारी को दूसरे स्वस्थ पशुओं में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। राजस्थान और गुजरात में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए वहां मच्छर और मक्खी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यह बीमारी वहां ज्यादा फैल रही है। इसके अलावा संक्रमित गायों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी कोविड की तरह ही बहुत तेजी से फैलती है, और इसकी मृत्यु दर 5 से 10% के बीच बताई जा रही है। यानी अगर 100 गायें इससे संक्रमित होती हैं तो उनमें से कम 5 या 10 गायों की मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा जिस तरह कोरोना से इंसानों को बचाने के लिए आइसोलेशन में उन्हें रखा जाता था, या फिर कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, या टेस्टिंग की रणनीति अपनाई गई थी, ठीक उसी तरह इस वायरस से गायों को बचाने के लिए भी प्रभावित राज्यों में ऐसे ही कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। संक्रमित गायों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनकी टेस्टिंग हो रही है। भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें चाहें तो इस वायरस की वैक्सीन के अलावा गोट पॉक्स के दौरान लगने वाली वैक्सीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 75% तक प्रभावी है। फिलहाल राजस्थान के 33 में से 32 जिलों में यह बीमारी फैल चुकी है, और लगभग 8 लाख गाय और दूसरे मवेशी इससे संक्रमित हुए हैं, और 2 लाख गायों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की 41 लाख डोज का नया ऑर्डर दिया है और पंजाब में 1.25 लाख गाय इससे संक्रमित हैं और 5,40,000 गायों को वैक्सीन लग चुकी है। गुजरात में 4.5 लाख, हरियाणा में 5 लाख, हिमाचल प्रदेश में 50,000, उत्तराखंड में 20,000 और महाराष्ट्र के 4 प्रभावित जिलों में 36,000 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17.5 लाख वैक्सीन की डोज अभी मंगवाई है। लंपी वायरस नाम की ये बीमारी नई नहीं है, बल्कि ये बीमारी 93 वर्ष पुरानी है, क्योंकि इसका सबसे पहला केस वर्ष 1929 में जाम्बिया में मिला था। इसके बाद 2019 में ये बीमारी बांग्लादेश में फैली थी और उसी साल पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस वायरस की वजह से परेशान हुए थे और वहां पर इस वायरस का पहला मामला रिपोर्ट हुआ था। लेकिन यह बीमारी इस साल के अप्रैल महीने में तेजी से फैलनी शुरू हुई, जब गुजरात के कच्छ में स्थित गौशालाओं में कुछ गाय इससे संक्रमित हुई। फिलहाल संक्रमित गायों में इस बीमारी के लक्षण दिखने में 4 से 14 दिनों का समय लगता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि गायों में भी जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की गायें हैं, उनमें इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, जबकि हमारे यहां की देसी गायों में इस बीमारी का प्रभाव उतना नहीं है। देसी गाय इससे संक्रमित तो हो रही हैं, लेकिन 4 से 6 हफ्तों में इलाज के बाद वो ठीक भी हो रही हैं और इस बात ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को अब चिंता में डाल दिया है। असल में देसी गाय एक दिन में सबसे कम 2.6 लीटर के आसपास दूध देती है, यानी देसी गाय कम दूध देती है, जबकि विदेशी जो गाय हैं वो प्रतिदिन 8 से 10 लीटर दूध देती है। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय होती हैं वो हर दिन 10 से 15 लीटर तक दूध देती हैं और फिलहाल इस वायरस से इसी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और मर रही हैं, जिससे किसानों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों में काफी डर फैला हुआ है, क्योंकि डेयरी उद्योग में सबसे ज्यादा इसी गाय को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा दूध देती है। पूरी दुनिया में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है। वर्ष 2020 और 21 में हमारे देश में 20 करोड़ 90 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था और भारत का डेयरी उद्योग 13 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन कई राज्यों में इस वायरस के फैलने से 15 से 20% तक दूध का उत्पादन कम हो गया है। अकेले गुजरात में ही प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन घट गया है, जबकि राजस्थान में 20%, पंजाब में 45% और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 40% दूध का उत्पादन कम हो गया है। भारत में ज्यादातर किसानों के पास 2 से 3 गाय होती हैं और इन परिवारों की जीविका इन गायों का दूध बेचकर ही चलती है। ऐसे में अगर एक गाय भी इस वायरस से संक्रमित हो जाए तो उस किसान परिवार की आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा उन किसानों को भी दूध बेचने में अब परेशानी आ रही है जिनकी गाय और दूसरे मवेशी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, संक्रमित नहीं हुए हैं। शहरों में तो लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन गांवों में इसे लेकर कई तरह की अफवाहें हैं और डर का माहौल है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग अब दूध पीने से, दूध खरीदने से बच रहे हैं और इससे दूध की बिक्री कई राज्यों में कम हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि अब तक इंसानों में इस वायरस का एक भी मामला नहीं मिला है, इसलिए लोग दूध को अच्छी तरह से उबाल कर पी सकते हैं। इसलिए आपके लिए टिप यह है कि आपको दूध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अब दूध पिएं, आज के बाद हमारी यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको दूध उबाल कर ही पीना है। अगर आपने दूध उबाल कर पिया है तो अगर संक्रमित गाय का दूध भी आपके पास आया है तो आपको संक्रमण नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद गांवों में दूध की बिक्री बहुत कम हो गई है, जिससे भारत के डेयरी उद्योग को 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे देश के स्कूलों में अक्सर बच्चों से गाय पर निबंध लिखवाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है, बच्चे भी लिखते हैं कि गाय हमारी मां के समान है, गाय एक ऐसा पशु है जिसका सब कुछ दूसरों की सेवा में काम आता है। और इस तरह के निबंध आपने भी अपने स्कूल में लिखे होंगे। लेकिन सोचिए, आज जब हमारे देश की लाखों गायें इतने भयानक वायरस से संघर्ष कर रही हैं, तब क्या आपको इसकी कोई जानकारी भी है? हमारी टीम ने आज अलग अलग राज्यों में और गांवों में जाकर इस मुद्दे पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको बताएगी कि यह वायरस और यह संकट कैसे कोविड के जैसा ही है। इसे आप जानवरों का कोविड कह सकते हैं।
150 गाय करीब है हमारे पास। उसमें से कुछ रिकवर हो गई है और कुछ की समाधि हो गई है, और शहरों में भी बहुत दम तोड़ रही हैं गाय। दूर दराज से जो बॉर्डर इलाके के हैं गांव, वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो कोई बेचारा गरीब है वो अपनी गाय कहीं डॉक्टर के पास ले जा नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी ये भयंकर बीमारी है जो हर गांव के अंदर कई गाय खत्म भी हो चुकी है। 1000 से ऊपर तो गाय जैसलमेर के अंदर खत्म हो चुकी है। और अभी गायों की ये दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। गाय हमारी माता है, इसको बचाना जरूरी है। जो 5-6 किलो देती है अभी 1 या 1.5 किलो ऐसे ही देती है। अच्छा, कम दे रही है। हाँ, कम दे रही इसके है। कारण आप लोगों को नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान तो हो रहा है। अच्छा अच्छा। कुछ गायों को तो जख्म हो गए हैं, ब्लड निकल रहा है। अच्छा अच्छा। तो आप लोग परेशान हैं काफी? हाँ, परेशान तो बहुत ज्यादा है। यही ये छोटा छोटा ये दाने बने हैं सर, हमने सोचा कि मच्छर ने काटा इसको। अच्छा। तो फिर बाद में जब देखा ये बढ़ने लगे इतने, तो फिर मैं डॉक्टर साहब को फोन किया। अच्छा। फिर ये आए थे। अच्छा अच्छा। इन्होंने बोला नहीं ये एक बीमारी आ गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी आप दवाई दे रहे हैं गाय को? हाँ, दवाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। दे रहे हैं। कुछ बदलाव हुआ है, फर्क आया कुछ? हाँ, थोड़ा फर्क तो आया है। हमने सारी गौशाला में राउंड लगाया, उसमें जो हमें स्टार्टिंग में 1-2 केस मिले हमने वो अलग से बंधवाए। धीरे धीरे डेली सुबह से शाम तक चक्कर लगाने के बाद जैसे जैसे गौएँ थोड़ी बढ़ती गई, अभी 20-22 गौएँ ऐसी हैं जिनको बहुत हल्के माइनर सिम्टम है, वो हमने अलग कर दी इसी वजह से, ताकि उससे दूसरों को मत हो और उनको जब उनका इलाज चला तो वो वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ बॉइलिंग पे मर सके। अपने पशुओं के लिए सबसे सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी के जो मुख्य कारण है वो मच्छर, गंदगी और ये किलनी भी है। गाय का तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बफलो से। गाय तो जैसे HF गाऊ है, इंडिजिनस गाऊ है, वो रेजिस्टेंस है। HF और जर्सी दोनों एक्जोटिक ब्रीड हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनमें तो प्रमुख जो लक्षण है उसमें एक तो फोड़े बनते हैं शरीर पे बड़े बड़े, और फोड़े बनने के साथ साथ तेज बुखार आता है। तो अंततोगत्वा क्या होता है कि इन सब के कारण एक तो जो जानवर कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के साथ साथ जो है उसका जो है दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। बहुत से फार्मों में हमने देखने को मिला है कि 50% से भी अधिक जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है। जो गाभिन गाय हैं उनमें गर्भपात हो जाता है। ये नई डिजीज है, तो पहले तो इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी। अब ICAR की NRC हिसार और IVRI इज्जतनगर ने मिलके इसकी प्रॉपर वैक्सीन, जो कि इसी की वायरस को आइसोलेट करके बनाएगी, है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है। ट्रायल के लिए मैंने उनकी अंडरटेकिंग साइन करके 50 एनिमल को 13 अगस्त को वैक्सीन लगाई थी। तो ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए। इवन इंजेक्शन साइट पे कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई फीवर की कंडीशन नहीं आई। मेरे ओपिनियन में तो कोई भी फार्मर को इस वैक्सीन में लगाने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और बिना वैक्सीनेशन के इसका कोई क्योर ही नहीं है। मैडम, गाय में तो ये बहुत खतरनाक है। राजस्थान में नॉर्मली इट वाज सपोज कि 1 to 2% से ज़्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए, बट नो इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड कि अप टू 10% इवन 20% एनिमल्स की डेथ हो रही है। और एनिमल्स कैटल में, काउज में बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जबकि बफलो को रेजिस्टेंट माना जा रहा था, भी बफलो में नहीं होगी, तो बफलो में भी आ रही है, बट द सिम्टम्स आर नॉट दैट सीवियर एज कंपेयर टू कैटल। तो कैटल में तो बहुत सीवियरिटी से आ रही है। और इसका प्रिवेंशन जो है, मक्खी मच्छर जो वेक्टर से फैल रही है, तो आइसोलेट करो। आपने जिस एनिमल को इफेक्टेड उसको एकदम से अलग कर दो, ताकि वेक्टर्स उसका खून लेके दूसरे एनिमल्स में वायरस को ना फैलाएं। और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी के चिन्ह हमसे छूटते क्यों नहीं? आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 2 सितंबर का दिन गुलामी की मानसिकता पर आजाद प्रहार करने का दिन बनने वाला है। यह दिन 2 कारणों से बहुत यादगार होगा, बहुत विशेष होगा। पहला कारण, उस दिन भारतीय नौसेना में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा, और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक गर्व का क्षण होगा। और यह कार्यक्रम कोची के कोचिन शिपयार्ड में आयोजित होगा। दूसरा, 2 सितंबर के दिन ही भारतीय नौसेना का निशान बदल दिया जाएगा। अब भारत एक आजाद देश की तरह अपनी नौसेना का नया चिन्ह खुद तय करेगा। भारतीय नौसेना का नया ध्वज रूप, रंग और आकार में बिल्कुल नया होगा,
और ये पूरी तरह स्वदेशी होगा। पूरे भारत के लिए ये एक बड़ा भावनात्मक मौका होगा जब भारत की नौसेना को अंग्रेजों के जमाने की गुलाम मानसिकता वाले निशान से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह हो रहा है हमारी आजादी के 75 वर्षों के बाद। दुनिया में किसी भी नौसेना के लिए नेवल एनसाइन ध्वज पर बना वो निशान होता है जो नौसेना के युद्धपोत, ग्राउंड स्टेशंस और नेवल एयरबेस पर लगाया जाता है। फिलहाल भारतीय नौसेना का जो निशान है वो कुछ ऐसा है, जिसमें सफेद रंग के ध्वज के बीचों बीच सेंट जॉर्जेस क्रॉस है, ऊपर बाईं ओर तिरंगा झंडा है, क्रॉस के ठीक बीच में अशोक स्तंभ का चिन्ह है और उनके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी ध्वज को अब बदला जाना है, क्योंकि इस ध्वज में जो सेंट जॉर्जेस क्रॉस है वो गुलाम मानसिकता की निशानी है, वो अंग्रेजों की गुलामी की निशानी है और ये निशानी हमारा देश अंग्रेजों के जमाने से सहता आ रहा है। इस निशान को बार बार सुधारने और बदलने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के निशान में सेंट जॉर्जेस क्रॉस आज भी बना हुआ है। हालांकि अब यह तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे तो भारतीय नौसेना का बहुत गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो भारतीय नौसेना का नया इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखना शुरू किया और उसी के साथ भारतीय नौसेना के निशान में सेंट जॉर्जेस क्रॉस की घुसपैठ हुई। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन नेवी को कुछ ऐसा निशान मिला जिसमें सफेद ध्वज पर बीच में सेंट जॉर्जेस क्रॉस था और ऊपर बाएं कोने में यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा था। वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेवी के निशान में बदलाव करवाया और उसमें से यूनियन जैक यानी ब्रिटिश झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लगाया गया। हालांकि सेंट जॉर्जेस क्रॉस फिर भी इस ध्वज में बना रहा और उसे तब भी हटाया नहीं गया। वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने नौसेना के ध्वज से उस सेंट जॉर्जेस क्रॉस को पूरी तरह से हटा दिया। उसकी जगह नौसेना का नीले रंग का एक नेवल क्रेस्ट रखा गया, जिसमें एक एंकर था और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान था। लेकिन वर्ष 2004 में जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना का निशान फिर से बदल दिया गया। भारतीय नौसेना के निशान पर फिर से सेंट जॉर्जेस क्रॉस की वापसी हो गई, लेकिन इस बार फर्क यह था कि बीच में अशोक स्तंभ भी लगा दिया गया। और फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना के निशान में मामूली सा बदलाव किया गया और जो अशोक स्तंभ का चिन्ह जोड़ा गया था उसके नीचे सत्यमेव जयते भी जोड़ दिया गया। लेकिन वो सेंट जॉर्जेस क्रॉस जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था वो फिर भी भारतीय नौसेना के ध्वज पर बना रहा। हालांकि तब अंग्रेजों के गुलाम रहे देशों में हर जगह यह निशान देखा जाता रहा तब से, लेकिन कॉमनवेल्थ देशों में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने काफी पहले ही गुलामी के इस प्रतीक को हटा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1967 में, न्यूजीलैंड ने 1968 में और कनाडा की नौसेना ने वर्ष 2013 में सेंट जॉर्जेस क्रॉस को अपने झंडे से हटा दिया था। भारतीय नौसेना के ध्वज से सेंट जॉर्जेस क्रॉस यानी गुलामी की निशानी हटा दी जाए, इसे लेकर भारत में सबसे पहले 1970 के दशक में चर्चा होनी शुरू हुई, लेकिन 30 वर्षों तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने भारतीय नौसेना के निशान से सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटा दिया। उसकी प्रेस रिलीज जब जारी हुई थी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि कॉमनवेल्थ के बाकी देशों ने गुलामी के चिन्हों को हटा दिया है, जबकि भारत में अभी तक इसे ऐसे ही जारी रखा गया है। हालांकि तब भारतीय नौसेना के निशान से सेंट जॉर्जेस क्रॉस हटा दिया गया था, लेकिन 3 वर्ष बाद मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यह वापस आ गया। एक बार फिर हम गुलामी की इसी निशानी को अब हटाने वाले हैं। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये सेंट जॉर्ज थे कौन, जिनके निशान को अंग्रेजों ने अपनी नौसेना का भी निशान बना दिया था। सेंट जॉर्ज को इतिहास में एक क्रूसेडर के तौर पर याद किया जाता है, यानी सेंट जॉर्ज अपने धर्म यानी क्रिश्चियनिटी के विस्तार के लिए युद्ध लड़ा करते थे और वो एक तरह से धर्म योद्धा थे। पहली बार वर्ष 1190 में सफेद कपड़े पर लाल क्रॉस वाले झंडे का इस्तेमाल इंग्लैंड ने लंदन में किया था। तब अंग्रेजों ने अपने जहाजों को सिटी ऑफ लंदन से भूमध्य सागर तक जाते हुए इस झंडे का इस्तेमाल के लिए लगाया था। इसके बाद से
इंग्लैंड में इस रेड क्रॉस वाले झंडे का धार्मिक महत्व बढ़ता चला गया और बाद में इसी के आधार पर यूनियन जैक का भी डिजाइन तैयार हुआ। अच्छी बात यह है कि अब 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी की वो निशानी हमेशा के लिए हट जाएगी। वैसे जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 1500 से ज्यादा कानून खत्म किए जा चुके हैं, जिनका आज कोई महत्व नहीं बचा था। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कई और ऐसे रीति रिवाज और चिन्ह बदले हैं जो भारत को गुलामी की याद दिलाते थे। ऐसा ही एक बदलाव प्रधानमंत्री मोदी ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बजाई जाने वाली धुन अबाइड बाई मी को बंद करके किया। वर्ष 1950 से ही वो अंग्रेजी धुन गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति पर बजाई जा रही थी। इस गुलामी वाली परंपरा को 2020 में बंद किया गया और उसकी जगह पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचे गए वंदे मातरम की धुन को बजाया जाने लगा। इसी तरह से मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति को भी नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया और जिस जगह पर वर्ष 1968 तक ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, वहां सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम वाली प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा इस सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के बने संसद भवन की जगह अब सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया है, जो नए आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक होगा। हालांकि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने और मिटाने की केंद्र सरकार की इन कोशिशों को हमारे देश में अक्सर राजनीतिक चश्मे से देखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री गुलामी की निशानियों को हटाने का प्रण ले चुके हैं और यह बात उन्होंने इस बार भी, आपको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस पर कही थी। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आज हमने आपके लिए कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत से ब्रिटिश झंडा हटाया जाने लगा। भारत में जो रॉयल इंडियन नेवी के जहाजों पर ब्रिटिश झंडा लगा था, उन्हें सांकेतिक रूप से उतारकर तिरंगा झंडा फहराया गया और तभी से भारतीय नौसेना के नाम में से रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसके बाद अंग्रेजों के जमाने वाले जहाजों का नाम भी बदला गया। ऐसी ही एक पुरानी तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ था और तब HMS एशील्स का नाम बदलकर उसके बदले HMS दिल्ली रखा गया। इसके बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1948 में विशाखापट्टनम गए। तब आजाद भारत में जहाज बनाए जाने लगे थे और जहाज को समुद्र में उतारने से पहले वहां बाकायदा पूजा पाठ हुआ था। भारतीय नौसेना के निशान का बदलाव मामूली बदलाव नहीं है। जिस राष्ट्र की नौसेना का इतिहास गौरवशाली रहा हो, उस राष्ट्र की नौसेना के ध्वज पर 10वीं सदी के एक ईसाई क्रूसेडर का निशान हो, यह भारत जैसे राष्ट्र की नौसेना के लिए एक अपमान जैसा है। हम जागे तो हैं, लेकिन बहुत देर से। अब हम आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताएंगे, जिनका लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिखाइल गोर्बाचेव की गिनती दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में होती है और वो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आए और दुनिया में आज भी जो राजनीति आप देखते हैं, उसकी नींव मिखाइल गोर्बाचेव ने ही रखी थी। उनके कार्यकाल में 4 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो आज आपको पता होने चाहिए। पहला बड़ा फैसला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 45 वर्षों तक चले कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का खत्म होना। उस समय दुनिया को लगता था कि यह शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन गोर्बाचेव ने परमाणु शक्ति को सीमित करने और शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन से इस पर चर्चा की और काफी कोशिशों के बाद 1990 में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें सेना और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह युद्ध कूटनीति के शस्त्रों से लड़ा जाता है, जिसमें दो देश अक्सर पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट देते हैं और एक दूसरे को अलग थलग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यह वर्षों तक रशिया यानी सोवियत संघ और अमेरिका करते रहे। अमेरिका और सोवियत संघ ने लगातार ऐसा किया दशकों तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वर्ष 1947 में शीत युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों को अपनी तरफ कर लिया और पाकिस्तान भी उस समय अमेरिका के साथ था, जबकि सोवियत संघ के साथ रोमानिया और पोलैंड जैसे देश थे। और उस जमाने में भारत गुट निरपेक्ष देश था, यानी किसी गुट में नहीं था। उस समय कहा जाता था कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव इसे खत्म करने में कामयाब हुए। उनका दूसरा फैसला था अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना को वापस बुलाना। 1979 से 1989 तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने नियंत्रण में रखा और इस दौरान 10 वर्षों तक अपनी सेना वहां पर तैनात रखी। लेकिन वर्ष 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने तो उन्होंने सबसे पहले इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की। उनके इस फैसले की अमेरिका और यूरोप के देशों में तो खूब तारीफ हुई, लेकिन सोवियत रूस के लोग उनसे बड़े नाराज हो गए और उन्हें एक ऐसा नेता बताने लगे जो अमेरिका के लिए वफादार था। तीसरा बड़ा फैसला था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को खोलना और सोवियत संघ के देशों में रहने वाले लोगों और प्रेस को अभिव्यक्ति का अधिकार देना। इसे तब ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका कहा गया। ग्लासनोस्त का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था। उस जमाने में सोवियत संघ के दूसरे देशों में, जो सोवियत संघ के जो देश थे, उनमें दूसरे देशों की कंपनियों को व्यापार करने की छूट नहीं थी और सोवियत रूस और बाकी देशों का आयात निर्यात बहुत सीमित था, यानी व्यापार के दरवाजे लगभग बंद थे। लेकिन गोर्बाचेव खुली अर्थव्यवस्था की नीति लेकर आए और सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों में उन्होंने बड़े सुधार किए। चौथा बड़ा फैसला था वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन। शीत युद्ध की समाप्ति और अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद सोवियत संघ के कई देश बगावत पर उतर आए और पोलैंड जैसे देशों ने भी सोवियत संघ के मिलिट्री अलायंस, जिसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं, उससे खुद को अलग कर लिया। जिसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन करके उसे 15 देशों में बांट दिया, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने इसे बंटने दिया, यानी सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और संघ के राष्ट्रपति पद से उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। आपने अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में सुना होगा। ये वो गैंग है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और लगता है ऐसे गैंग हर देश में होते होंगे। लेकिन अक्सर ये आरोप लगता है मिखाइल गोर्बाचेव पर कि उन्होंने जो नीतियां अपनाई उनकी वजह से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और सोवियत संघ ऐसा टूटा कि उसके 15 टुकड़े हो गए और वो आज तक ऐसा ही है। और जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि जब सोवियत संघ टूटा उसी दौरान रशिया के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी केजीबी से एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया था। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को एक त्रासदी बताया था और कहा था कि वो इसके लिए गोर्बाचेव को जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने अखंड रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि अब उनकी मौत के बाद पुतिन गोर्बाचेव की तारीफ कर रहे हैं और दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक उन्हें बता रहे हैं। हालांकि ये परंपरा भी है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो बड़े बड़े आलोचक हैं वो भी मृत्यु के बाद तो सबकी तारीफ ही करते हैं, इसलिए पुतिन भी गोर्बाचेव की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पुतिन अंदर से गोर्बाचेव की हमेशा से आलोचना ही करते आए हैं। गोर्बाचेव 1990 से 91 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। बहुत ही कम समय के लिए वो राष्ट्रपति रहे और इस दौरान उन्होंने जितने भी फैसले लिए उन्हें रशिया के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया। रशिया ने हमेशा उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो अमेरिका जैसे देशों की कठपुतली था, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उनकी खूब तारीफ की क्योंकि वो उन्हें सूट करते थे और अमेरिका को शुरुआत से ही ऐसे नेता पसंद रहे हैं जो अपने देश के बारे में कम सोचें और अमेरिका और यूरोप के हितों के बारे में ज्यादा सोचें। 1990 में जब गोर्बाचेव को शीत युद्ध समाप्त कराने के लिए
नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सोवियत रूस में इसका बहुत विरोध हुआ था, लोग नाराज हो गए थे। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद गोर्बाचेव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने वर्ष 1993 में ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल नाम से एक एनजीओ की स्थापना की, जो एक थिंक टैंक की तरह था, और अमेरिका, स्पेन और जापान जैसे देशों की यात्रा करके अपनी संस्था के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया। और इस दौरान वो अलग अलग देशों में जाते थे, वहां पर वो भाषण देते थे, लेक्चर्स देते थे, और लेक्चर देने के बदले में वो काफी पैसा लेते थे। उनके जो लेक्चर्स थे वो काफी महंगे हुआ करते थे, और उस पैसे को वो अपने इस फाउंडेशन में लगाते थे। 1995 में उन्होंने अपनी पत्नी की सहायता से कुछ किताबें भी लिखी, जो रशियन और बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई, और जब उनकी लिखी चीजों को दुनिया में पसंद किया गया तो वो एक बड़े लेखक भी बन गए, और अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख भी उन्होंने लिखे, जिसके लिए वो काफी अच्छा पैसा लेते थे। यानी इसके बाद वो एक प्रोफेसर की तरह जीवन बिताने लगे, एक जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन गए, और अखबारों में लिखने लगे, किताबें लिखने लगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लेक्चर देने के लिए भी वो काफी मोटी फीस लेते थे, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया। तो ऐसा कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव को लेकर जो सोवियत संघ की पुरानी पीढ़ी थी वो उनसे बड़ी नाराज रहती थी, क्योंकि उनके जो फैसले थे उनकी वजह से रशिया यानी सोवियत संघ टूट गया, और विदेशी दखल बढ़ गया, और लोगों को ऐसा लगता था कि अमेरिका के मुकाबले रशिया बहुत कमजोर हो गया। और ये जो विज्ञापन आपने देखा, इसमें यही दिखाया गया कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में बहस हो रही है। पुरानी पीढ़ी कहती है कि गोर्बाचेव की वजह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, लेकिन नई पीढ़ी कहती है कि हमें उसकी वजह से बदलाव देखने को मिला, हमें उसकी वजह से आजादी देखने को मिली। यानी ये क्लैश है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में। और अचानक से फिर एक पिज्जा आता है, और पिज्जा जो है वो नई पीढ़ी को भी पसंद है और पुरानी पीढ़ी को भी पसंद है, और फिर दोनों मिलकर कहते हैं कि ये जो पिज्जा हट का पिज्जा यहां पर हम खा पा रहे हैं आज रशिया में, ये मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक नीतियों की वजह से ही है। और फिर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। यह विज्ञापन था। मिखाइल गोर्बाचेव एक जमाने में सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन विघटन के बाद जब सोवियत रूस रशिया बन गया, तब उनकी राजनीति पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वर्ष 1996 में उन्होंने रशिया का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि उन चुनावों में उन्हें सिर्फ 1% वोट मिले थे, सिर्फ 1%, जिससे आप समझ सकते हैं कि रशिया उन्हें कितना नापसंद करता था। एक और बात, गोर्बाचेव के बाद 1991 से 99 तक बोरिस येल्त्सिन रशिया के राष्ट्रपति रहे, और येल्त्सिन के बाद से रशिया की कमान व्लादिमीर पुतिन के पास है, और व्लादिमीर पुतिन तब से लेकर अब तक लगातार या तो रशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर राष्ट्रपति रहे हैं, और इतने वर्षों से वो रशिया की कमान संभाले हुए हैं। और उन्होंने जो गोर्बाचेव की जो पूरी नीतियां थी उनको बदला है, एक तरीके से यू टर्न किया है, और वो रशिया को एक बार फिर से राष्ट्रवाद के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने दोबारा से अमेरिका के साथ टकराव की जो नीति है वो अपनाई है, यूरोप के साथ टकराव की नीति अपनाई है। रशिया का वो दोबारा से विस्तार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक बार फिर से अखंड रशिया बने, अखंड रूस बने, और इसी के तहत उन्होंने यूक्रेन पर भी हमला कर दिया। यानी आज का जो दिन है वो इसलिए खास है कि गोर्बाचेव जो फैसले लेकर गए थे, जिसकी वजह से रशिया सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बंट गया, आज जो व्लादिमीर पुतिन है वो उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, और वापस से रशिया को उसी पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब आसान नहीं होगा। एक नई आरटीआई से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के सादे जीवन का एक और अध्याय है, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले उनके खाने पीने के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया। इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का सारा खर्च प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उठाते हैं, और इसके लिए वो सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते। तो बड़ी बात यह है, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने खाने पीने का पूरा खर्चा खुद अपनी जेब से देते हैं, सरकार से नहीं लेते। आमतौर पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का सारा खर्च केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में अलग सोच रखते हैं, और वो अपने खाने पीने के खर्च को अपनी जेब से ही देते हैं।
पिछले साल 2021 में संसद की कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई थी। संसद की कैंटीन में सांसदों और मंत्रियों के लिए खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद इस सुविधा को भी बंद किया गया था। इससे पहले एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों के खर्च को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तब यह जानकारी मिली थी कि वो अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं, इसके लिए वो सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अकाउंट में बहुत पैसा होगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी अपनी संपत्ति के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी, उसके अनुसार उनके पास 2,85,00,000 रुपए की संपत्ति है। 30 जून 2020 को उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,38,000 रुपए थे। इसमें से 1,60,000 रुपए की एफडी शामिल थी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पास 31,450 रुपए कैश थे। उनकी सादगी के बारे में आज हम आपको कुछ नई जानकारियां भी बताते हैं जो शायद इस देश के लोगों को पता नहीं होगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ष चातुर्मास के दौरान एक ही समय का खाना खाते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास का उल्लेख उन 4 महीनों से है जब उपवास, भक्ति और शुभ काम किए जाते हैं और इस साल चातुर्मास जुलाई से लेकर नवंबर तक है, यानी इन 4 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक समय का भोजन करते हैं। दूसरी बात आपने ये भी देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि में उपवास रखते हैं और शारदीय नवरात्रि जो इस साल सितंबर महीने से शुरू हो रहे हैं, उनमें वो उपवास के दौरान पानी तक नहीं पीते। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी का लाइफस्टाइल आज भी वैसा ही है जैसा जिस जमाने में वो संघ के प्रचारक हुआ करते थे। जो लाइफस्टाइल वो था वैसा ही आज भी है और आज भी प्रधानमंत्री आवास में वो सिर्फ एक कमरे में ही रहते हैं और बहुत ही सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे तो जो प्रधानमंत्री आवास है दिल्ली में वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक ही कमरा रखा है। जब वो दिल्ली से भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी जब भारत के अंदर अंदर यात्रा कर रहे होते हैं, विमान यात्रा, तो विमान यात्रा के दौरान वो घर का बना खाना ही घर से पैक करके ले जाते हैं, जिसमें अक्सर या तो थेपला होता है या खिचड़ी होती है। तो खिचड़ी वो घर से पैक कराते हैं अपने और फिर उसी को वो खाना पसंद करते हैं। वर्ष 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब वो गुजरात से बिल्कुल खाली हाथ दिल्ली आए थे, क्योंकि उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनके बैंक अकाउंट में 21 लाख रुपए थे और उनके सामने बड़ी जो फैसला जो उन्होंने लेना था वो ये था कि इस 21 लाख रुपए का क्या किया जाए। तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का जो दफ्तर होता है, मुख्यमंत्री का कार्यालय, उसमें काम करने वाले जो जूनियर कर्मचारी होते हैं, उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए अपना पूरा पैसा दान में दे दिया था। ये सारे कर्मचारी जो थे ये गुजरात मुख्यमंत्री के कार्यालय में 4थी श्रेणी के कर्मचारी थे, जैसे पियोन, स्वीपर्स, अटेंडेंट्स। उनकी बेटियों के लिए उनके अकाउंट में, प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट में जो 21 लाख रुपए थे वो उन्होंने दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास की में जब शिफ्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इस पूरे मकान में जो प्रधानमंत्री आवास है बहुत ज्यादा सामान उसमें था और वो सादगी से रहना पसंद करते हैं, उन्हें इतने ज्यादा सामान की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उन्होंने उस पूरे प्रधानमंत्री आवास की सबसे पहले सफाई कराई और उस सफाई के दौरान कुल मिलाकर 12 ट्रकों में सामान भरकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर भेजा गया। सोचिए कितना सामान उन्होंने खाली किया होगा। 12 ट्रक सामान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से पहले निकलवाया और उसके बाद उन्होंने लगभग उसे खाली ही कर दिया था और तब उन्होंने उसमें एक कमरे में रहना शुरू किया। यह वो सामान था जो पहले के प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास में रखा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 लोक कल्याण मार्ग में आयोजित होने वाले जो डिनर्स होते हैं, पहले बहुत डिनर्स और पार्टियां आयोजित हुआ करती थी यहां पर, वो सब अब लगभग बंद हो गई है। और आखिरी बात, प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी यात्राओं के दौरान जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन्हें वो नीलाम करके सारा पैसा सरकारी योजनाओं में दान कर देते हैं। 2014 से 2021 के बीच उन्होंने 103 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं अपने इन तोहफों को नीलाम करके और इनमें से ज्यादातर पैसा उन्होंने विदेशी यात्राओं के दौरान मिले गिफ्ट्स को नीलाम करके ही जुटाया है। इसके अलावा कोविड के दौरान उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से प्रधानमंत्री केयर फंड में, पीएम केयर फंड में 2,25,000 रुपए का डोनेशन दिया था, खुद दान किया था। और अब आखिर में आज गणेश चतुर्थी है। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा
आप सबको सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के बाद इस साल गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि कई वर्षों के बाद भारत में जीवन अपनी पटरी पर लौटा है। सब कुछ पहले जैसा लग रहा है, जो कोविड से पहले जैसा हुआ करता था, आज सब वैसा दिखता है। आज इस शुभ अवसर पर हम आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश से आप क्या क्या सीख सकते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सुख संपत्ति का देवता माना गया है। अगर ये पांचों चीजें प्राप्त हो जाएं तो जीवन को संपूर्ण मान लिया जाता है। माना जाता है कि भगवान गणेश की छवि में जीवन के कई रहस्य छिपे हैं, जो जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भगवान गणेश के शारीरिक रूप से कई शिक्षाएं निकाली गई हैं। समय के अलग अलग दौर में कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका उल्लेख किया है। जैसे भगवान गणेश का विशाल मस्तक सिखाता है कि अपनी सोच के दायरे को बड़ा बनाएं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ अलग हटकर बड़ा सोचना शुरू करें। उनके पास हाथी के समान बड़े बड़े कान हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से और धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि सीखने की पहली सीढ़ी है अच्छी और ज्ञान की बातें सुनना। आज के जमाने में आप ये भी कह सकते हैं कि सफलता की नई सीढ़ी है फीडबैक लेना। आप जो भी काम करते हैं, आपको फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, और वो फीडबैक आपको इन्हीं कानों से मिलेगा। गणेश जी के लंबे कानों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो सुनते सबकी हैं, फिर भी अपनी बुद्धि और विवेक से ही फैसला लेते हैं। गणेश जी की बड़ी आंखें दूरदृष्टि रखने और लक्ष्य पर टिके रहने की सीख देती हैं। यानी दूरदृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद उस पर पूरा फोकस बनाकर रखें। लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। गणेश जी का छोटा मुंह यह बताता है कि हमें कम बोलना चाहिए, दूसरों से कम अपेक्षा रखें, तभी हमारी प्रगति संभव है और तभी आप खुश रहेंगे। गणेश जी का मोटा और बड़ा पेट आपको यह बताता है, जिसे हम लंबोदर भी कहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि वो हर अच्छी और बुरी चीज को पचा सकते हैं और किसी बात पर सोच समझकर ही फैसला लेते हैं। हमें भोजन के साथ बातों को भी पचा लेने की कला सीखनी चाहिए, सुख को और दुख को भी पचाने की कला सीखनी चाहिए, और रहस्यपूर्ण बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय हैं। इसके पीछे यह तर्क है कि जब ज्ञान, बुद्धि, मेहनत और समर्पण से कोई काम करते हैं, उसका परिणाम सफलता की मिठास के रूप में जरूर मिलता है। इसके अलावा अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में लगाकर इसे प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। तो अगर आप परिश्रम से और दिल लगाकर कोई काम करेंगे तो आपको ये लड्डू जैसा ही प्रसाद और लड्डू जैसा ही फल मिलेगा। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1920 में आज पहली बार किसी रेडियो स्टेशन से समाचारों का प्रसारण हुआ था। अमेरिका के डेट्रॉइट में 8MK रेडियो स्टेशन के नाम से इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1955 में आज शिकागो में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया गया था। हालांकि ये गाड़ी सिर्फ 15 इंच लंबी थी, लेकिन इसके जरिए सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करने की प्रक्रिया को दिखाया गया था। सन मोबाइल नाम की इस गाड़ी को जनरल मोटर्स ने बनाया था। 1897 में आज थॉमस एल्वा एडिसन ने किनेटोस्कोप का पेटेंट करवाया था। किनेटोस्कोप दुनिया का पहला फिल्म प्रोजेक्टर था जिसमें एक वक्त पर एक व्यक्ति ही किनेटोस्कोप के ऊपर लगे एक पीप होल व्यूअर के जरिए फिल्म देख सकता था। हालांकि किनेटोस्कोप मूवी प्रोजेक्टर नहीं था, लेकिन इसने सिनेमैटिक प्रोजेक्शन की नींव रख दी थी। सिनेमा के इतिहास में यह तारीख बहुत खास महत्व रखती है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। उन्होंने करीब 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और आखिर में आपके लिए अमृता प्रीतम की शानदार पंक्तियां। एक बार उन्होंने लिखा था, मेरी नजर में अधूरे खुदा का नाम इंसान है और पूरे इंसान का नाम खुदा है।